तो ये जो धारणा थी कि ये जो हमला है हम करेंगे, इसका जो बदला लेंगे पहलगाम का, और वो रक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था अप्रैल के महीने में कि जो देश चाहता है वही करेंगे। तो इन्होंने सोचा, मौजूदा भारतीय सत्ता ने सोचा कि भाई ऐसा है कि तो ये रिटेलिएट नहीं करेंगे, एंड टू मेक श्योर हम इनको साथ में कह भी देते हैं फोन करके कि भाई हम तो सिर्फ आपके ये गानों पे हमला कर रहे हैं और आगे हमारा कोई इरादा जाने का नहीं है, और इसलिए आप इसमें कोई जवाब मत दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से ये जो परसेप्शन है वो फर्क है, और हमारी तरफ से यह मेरा ख्याल है कि ये सत्ता इस पे शर्त लगा रही थी कि ये जवाब जो हम इनको क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे कि भाई हम सिर्फ आपके सेना पे, आपकी फौज पे हमला नहीं कर रहे, तो हम वी माइट बी एबल टू गेट अवे विद इट, और ये अंदरूनी राजनीति के लिए उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये जो डिबेट चल रहा था, ये जो विवाद चल रहा था, अक्सर वो लोग भी हमारी तो ओपन सोसाइटी है, उसमें डिबेट चलता है, विवाद चलते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, ट्विटर पे बहुत लोग अपने ओपिनियन देते हैं। तो उन्होंने हमें एक जाल में फांसने की ये कोशिश की, और वो जो हमला हुआ था आतंकवाद का, वो आतंकवाद का हमला उन्होंने उसको एक कम्युनल टिंज में, एक कम्युनल कलर में, एक सांप्रदायिक रंग में धो दिया था। तो उनको पता था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं, और ये अटैक जो हमला करेंगे तो ये एक, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, विल पुल द पंचेस, मतलब कि जो मुक्का है वो पूरा दुश्मन पे नहीं लगने देंगे, हम थोड़ा सा मारेंगे और फिर वापस हट जाएंगे। तो ये बात बनी नहीं, और उन्होंने जो हमारे लिए जो जाल बना के रखा था, जिसमें कि जो चीनी सैटेलाइट्स हैं, और जो आपके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, और जो आपके J-10 फाइटर्स हैं, और उनके जो मिसाइल्स हैं, जिनकी रेडार कंट्रोल वो एवैक्स कर रहा था, जो कि हमारे रेडार के फासले से दूर था, वो जो पूरा जाल बनाया गया था, उसमें हमारे जो हवाई जहाज है उसमें पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन संदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का बुनियादुल मरसूस हुआ। दोस्तों एक बात साफ थी, पाकिस्तान ने जो कहा था वो सब कुछ सच पर मबनी था, और भारत ने जो भी कहा वो दोस्तों उस वक्त भी झूठ था। जैसे कि उन्होंने कराची पर, लाहौर पर, इस्लामाबाद पर कब्जा किया था, उन्होंने बंदरगाहें उड़ा दी थी और बहुत कुछ किया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने कहा कि हमने जहाज गिराए हैं, पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत की कमर को तोड़ दिया है, मिसाइलों से हमला करके हमने S-400 को भी तबाह कर दिया था। लेकिन देखिए कि किस्तों पर बता रहे हैं, अपनी आवाम को पहले तो झूठ परोसा, उसके बाद अब किस्तों पर बता रहे हैं। पहली किस्त क्या आई थी कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ बैटल। उसके बाद दोस्तों अनिल चौहान सिंगापुर शंग्रीला में कहते हैं ये बात अहम नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, अहम तो यह है कि वो क्यों गिरे। दोस्तों इनके लिए तो ये भी अहम नहीं है, यानी इनके मुल्क में तो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आप जितने ऑर्डर करेंगे हजारों की तादाद में बनकर आ जाएंगे, इनके लिए ये अहम है ही नहीं है। तलवे कर करके इन्होंने राफेल खरीदे थे, ये तो अनिल चौहान की बात है। अब नई किस्त आई है, वो दोस्तों नेवल के कप्तान है जो ब्रिगेडियर के ओहदे के बराबर होते हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि मोदी की वजह से ये तैयारे गिरे हैं। दोस्तों एक दूसरे पर बस मलबा डाल रहे हैं, अगर मोदी आपके हाथ ना बांधता आपको फिर भी हम पेल देते। भारतीय आर्मी को कैसे ठिकाने लगाना है ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। आप हमें ना बताएं कि ये किसकी गलती थी, गलती अगली बार की देखें कि अगली बार किसी गलती होगी, क्योंकि हम हर बार आपको पेलेंगे, तोड़ेंगे, और आपको फिर तोड़कर फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़कर फिर तोड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो मारे गए। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई 6 हवाई जहाज, 5 या 6 हवाई जहाज मारे गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमने भी कुछ ड्रोन्स भेजे थे, जिसे कहते हैं ना विंगमैन ड्रोन्स, जो के साथ में जाते हैं डिकॉय बनके के। उनका जो रेडार सिग्नेचर है वो एक हवाई जहाज, लड़ाकू विमान के जैसा होता है। तो जो दुश्मन का रेडार है वो ये समझ नहीं पाता कि ये ड्रोन है कि ये लड़ाकू जहाज है, तो वो उसकी गलती में वो उसको मार गिराता है, और उसको ये खुशी हो जाती है कि हमने इसको मार गिराया। अब जो वो ड्रोन है वो $2-3 मिलियन का होगा, जो लड़ाकू हवाई जहाज है वो $100-150 मिलियन का है, तो बड़ा फर्क है। तो जब ये हवाई जहाज पहली रात को मार गिराए थे उन्होंने, पाकिस्तानियों ने, तो उसमें 1 या 2 जहाज होंगे और बाकी 2-3-4 हो सकते हैं ड्रोन हो। और हमारी वायुसेना ये बताना नहीं चाहती थी कि भाई कौन ड्रोन है, कहां पे, किस सेक्टर में कौन सा हवाई जहाज गिरा है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये MiG-29 यहां गिरा, Su-30 यहां गिरा, ये राफेल यहां गिरे, वो
और पता नहीं तीसरा चौथा जहाज कौन सा था वो वहां गिरा। जो ये वायुसेना हमारी कबूल करती कि भाई इस सेक्टर में ये गिरा है, तो उनको हम अपनी जो खामी है, उनकी जो कमजोरी है, वो उस सेक्टर में पता चल जाती है। जिस जाल में हम फंसे हैं उस जाल में से हम निकल आते। बिल्कुल। तो मेरा ये अंदाज है कि जो सीडीएस ने पहले सिंगापुर में ये इंटरव्यू दिया है, अब जो सीडीएस हैं उनको रिटायरमेंट से बुलाया गया था और वो रिटायरमेंट के बाद वो सीडीएस बने हैं। तो वो मतलब एक सरकार का उनमें बहुत विश्वास है और वो सरकार के चुने हुए आदमी है जिनको उन्होंने सीडीएस बनाया। तो जब उन्होंने वो इंटरव्यू दिया वहां पे रॉयटर्स को और ब्लूमबर्ग को, वो सरकार के सहमति के बिना वो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दे पाते। और उस इंटरव्यू में उन्होंने दो बातें साबित करनी थी। एक तो कि हमने एक्नॉलेज करना था कि हमारे विमान कुछ ना कुछ, एक या दो जितने भी हैं, गिरे हैं। दूसरी बात हमने ये साबित करनी थी कि जो हमारा पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स हैं, लड़ाई में लॉसेस तो होते ही हैं। और ये वो एयर मार्शल भदौरी ने भी पहले कहा था कि उन्होंने कहा था कि लड़ाई में कुछ नुकसान भी होता है और कुछ फायदे भी होते हैं और लर्निंग भी होती है। तो यही बात कैप्टन ने इंडोनेशिया में कही, जो सीडीएस ने कहा, और उसने कोई अलग बात नहीं कही। उसने कहा कि जो टैक्टिक्स है वो सीडीएस ने भी बड़े एक समझिए एक गार्डेड तरीके से कहा कि भाई ये जो पहले दिन हमने कोई गलतियां की थी और पाकिस्तानियों ने उस हमले को इंटरप्रेट किया एज एन अटैक ऑन द पाकिस्तानी नेशन। तो इसमें से ये पता चलता है कि भाई आगे से जो आप ये नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के बीच में फर्क बनाएंगे राजनीतिक राजनीति के लिए, तो ये बहुत गलत होगा। बिल्कुल। लेकिन उमाकांत जी, इस बार जो मैं खास बात देख रहा हूं कैप्टन शिव कुमार के इस बयान में या इस कथन में, वो राजनीतिक नेतृत्व को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। क्योंकि हमें लीडरशिप के, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कंस्ट्रेंट था कि हम हमला न करें और इस वजह से ये नुकसान हुआ। तो ये सरकार, मोदी सरकार की कमियों की वजह से, खामियों की वजह से, उसके गलत निर्णयों की वजह से हुआ। ये इशारा बहुत गंभीर है। तो ये समझ ना आना, ये जब हम देखते हैं कि पहलगाम के टैग पे हमारे सूरवीरों का शौर्य को दबाया जाता है, तो वो हमारे देश के लिए चिंता का विषय होता है। क्या जो लोग इस ऑपरेशन में जो अटैक पहले उसमें गए थे और उनका क्या हुआ आज दिन तक, अगर हमारा सरकार नहीं बताती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि एक छोटा सा शौर्य कहां से जी। एक छोटा सा प्रश्न और छोटा सा जवाब। ये जो कैप्टन शिव कुमार ने कह दिया है, ये मोदी सरकार की किस कमजोरी को अंडरलाइन करता है? और क्या मोदी सरकार ने अपने प्रभाव से सेना की लीडरशिप को भी कमजोर कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत कमजोर कर दिया है, क्योंकि हमारे बड़े बुलंद नारे थे कि हमने सेना को खुली छूट दे दी, लेकिन जब हकीकत जमीनी आया तो हमने सेना को इतना बौना कर दिया कि उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी और रस्सी बांध के घुमा रहे हैं कि तुम ये करो और वो करो। ये बहुत दुखद बात है, इसलिए सेना आक्रोशित है। और वो आक्रोश आपको देखा होगा कि इवन सीडीएस ने सिंगापुर में जाके कहा, आपने देखा होगा कि एयरफोर्स चीफ इतना आक्रोशित था कि हमारी जो आज एयरफोर्स है वो पाकिस्तान से कमजोर पड़ गई है। जहां पाकिस्तान ग्रेड 5 में जा चुका है, हम कहीं 4.5 पे हैं। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ वो ये हुआ कि जो हमारे राइफल हमें मिले थे, हमारी लीडरशिप जिन राइफल्स को नींबू निचोड़ कर लाई थी यहाँ पे, उनको ये था ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि राइफल को ये करके दिया गया था कि ये ऐसा अवैध, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दुश्मन के क्षेत्र में नाचे कूदे राइफल का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वो जो सिचुएशन जो पहले ही कदम में हमारे को जो धोखा जो हमें समस्या आई, वो बड़ा चिंता का विषय हुआ। उसमें पूरी सबने देखा, लेकिन हमारे देश की सरकार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारा हर कदम एक मिनट में फौज कैसे मूव कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आज की तारीख में कुछ भी छुपा नहीं है। जिस दिन ये पहला 7 मई को ये हुआ था, उस दिन वायर ने पूरा दिखाया था
और उसी समय वायर को नेक्स्ट डे से मैंने खुद वायर की वो रिपोर्टिंग देखी, लेकिन उसी समय वायर को बैन कर दिया गया, फिर वायर हमें कहीं नहीं मिला इस युद्ध के दौरान में। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को चिंतित करती हैं, जो देश के बारे में ये सोचते हैं कि जिस देश का विश्व में टंका बसता था, आज वो हंसी का पात्र बन गया है, उसकी सेना आज कमजोर दिख रही है विश्व के आगे, ये हमें दुख है। इतनी मतलब कम पैसों से हमने इतने बड़े जबरदस्त हथियार बनाए हैं, हमने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजीज और डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं। हमारी एयरफोर्स जो है यूएस एयरफोर्स के साथ में रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करती है और नंबर 1 पे आती है, और हमारे जो मतलब पायलट्स हैं वो सबसे बढ़िया है। हालांकि हमारे पास उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तब भी उस जिसे कहते हैं ना शू स्ट्रिंग बजट से हम अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं, और वो जो हमारी ताकत है, जो हमारी काबिलियत है, उसको ही हम कमजोर कर रहे हैं। जी जी उमाकांत जी, ये देखिए सेना के पास एक पूरा बैकग्राउंड है, इसके बावजूद बिल्कुल थपलियाल साहब और क्या चिंतन करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे, इस पर्दाफाश के बाद? देखो, इक्विपमेंट के मामले में और जो भी हम वेपन्स बाहर से लेते हैं, चाहे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, देखिए ये एक लंबी बहस है, वेपन्स पे हम बाद में जा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने भी उसको अंडरलाइन किया, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, ये दोनों में जो खामियां दिख रही हैं, ये इससे क्या सबक मिलता है? फ्रीडम दीजिए मिलिट्री को अपना निर्णय लेने की, पॉलिटिसाइज मत कीजिए मिलिट्री को, सेना को, उसका इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए मत कीजिए, जनरल्स को दौरे मत डालिए कि हम पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे वगैरह। देखो, वर्तमान समय में जो लीडरशिप है वो अपने कॉलीग्स को फ्रीडम नहीं दे रही है। हमको नहीं मालूम पड़ता है कि जो अन्य जो मंत्रालय हैं, कौन लोग इसको लीड कर रहे हैं। तो ये डिफेंस तो एक उनके लिए बहुत बौना हो गया है। डिफेंस को तो उंगली में नचाने के लिए उन्होंने सीडीएस बिठा रखा है, लेकिन जो मोरल हमारा था, जो हिंदुस्तान की फौज का मोरल था, विश्वविख्यात मोरल था, हमने 1962 की लड़ाई जब चीन से लड़ी तो 303 थी हमारे हाथ में और उनके हाथ में एसएलआर थी। उसके बावजूद भी हम विश्व में क्रिटिसाइज नहीं हुए, जैसे कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो मोरल है उसकी गाथाओं पे ग्रहण लग गया है, और ये चिंता का विषय है। किस तरह से फौज का मोरल, आप ही देखिए कि फौज में इन्होंने जो अग्निवीर रखे वो परंपरागत फौजियों के लिए एक सौतन का काम कर रही हैं। इनका देखिए रवैया कि जब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात चली ऑपरेशन सिंदूर में, तो इन्होंने कहा कि साहब अग्निवीर इसको मैन कर रहे थे, इसलिए अग्निवीर के मैनिंग के दौरान मेरे को बड़ा दुख हुआ। जो लोग ब्रेन बिहाइंड S-400 रहे होंगे, कितना दुख हुआ होगा उनका, कितना मोरल डाउन हुआ होगा उनका। एक एक चीज पे मेरी बारीक नजर थी ये सिंदूर ऑपरेशन में। अभी भी देखिए कि उस सिंदूर ऑपरेशन को बददस्तूर लागू किया जा रहा है कि साहब ईरान से हम लोग ला रहे हैं, इजराइल से ला रहे हैं, किसके तहत ला रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर। तुम्हारा अहम देश की मान सम्मान से बड़ा है, इसलिए हमें बहुत भयभीत हो रहे हैं कि किस तरह से इस देश को फिर से वो गौरव प्राप्त हो सके जिस गौरवशाली भारत की फौज विश्व में जानी जाती थी। और निश्चित रूप से आज हमारा गोरखा राइफल गायब हो चुकी है। गोरखा राइफल्स का इतना बड़ा लोहा था कि ब्रिटेन की महारानी के यहाँ गोरखा खड़े होते थे रक्षा के लिए। आज वो गोरखा अग्निवीर के कारण हमसे दूर हो चुके हैं, चाइना की फोर्स के हिस्सा बन रहे हैं। ये हमें चिंता है। इन चिंताओं को किस तरह से पार पाया जाएगा, इसका हल अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक ऐसा गैंगी राजनीति देश में स्टैब्लिश हो गई है जो हमें फ्रीली बोलने भी नहीं देती। और उसमें जिस तरह से वो देशद्रोही राष्ट्रभक्ति के नारे देकर हमें चुप कराने का प्रयास करती है, उसमें हमें दुख होता है। हम फौज से हमने चीजों पे ग्रहण लग गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ये बहुत दुखद की स्थिति है कि अगर अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसे ऑपरेशन अगर सरकारें और कोई राजनीतिक कूटनीति के तहत ये यहाँ खेले जाएंगे तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हम दिन प्रतिदिन अब पाकिस्तान नहीं रह गया।
पाकिस्तान अब विश्व का इजराइल बन चुका है, जिसको चुनौती देना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो गई है। हम नहीं दे सकते उसको। जिस तरह से आज अमेरिका उसके साथ एक पूरी तरह से खड़ा है, जिस तरह से चीन की गोद में वो बैठा हुआ है, तो इजराइल तो एक बहुत छोटा सा देश है, उससे 20 गुना ज्यादा पॉपुलेशन वाला पाकिस्तान विश्व का नया इजराइल बन रहा है, जो हमारे पड़ोस में है। इसलिए हमें चिंता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी सेना है, वो किस तरह का माहौल फेस करेगी। ये बहुत ही चिंतनीय है और मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का डिस्कशन चलना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं इन लोगों पे कुछ न कुछ असर पड़े, कि जिससे कि ये राइट पाथ पे